नेक्स्ट का जो आज का जो टॉपिक है वो है एक रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन जो शब्द है इसका मतलब ही होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होना, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और दूसरा होता है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोई भी किसी भी तरह की जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है ये क्या होता है। तो जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है इसको ही एक जनरल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं और ज़्यादातर होमोलोगस क्रोमोसो रिकॉम्बिनेशन ही यूज़ होता है, करेक्ट। और इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी किसी भी तरह के जो आइडेंटिकल्स और जो नियरली आइडेंटिकल्स जो क्रोमोसोम है, जैसे उनके जो डीएनए सीक्वेंस वो आपस में उनके अंदर ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एक पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के पेयर, करेक्ट। अब देखते हैं अपन क्या है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो मैटरनल और जो पैटर्नल के जो क्रोमोसोम है, मतलब उनको पेरेंटल क्रोमोसोम बोल दिया। मान लो ये फादर का क्रोमोसोम है ABCDEFGHIJKLMNOP, और ये जो एक मदर के जो क्रोमोसोम है स्मॉल ABCDEFGHIJKLMNOP स्मॉल तक। अब यहाँ इनके अंदर क्या हुआ, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ। और जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ तो कहने का मतलब ये है, अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात की जाती है, इनके अंदर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो जब ये प्रोजेनी के अंदर जो क्रोमोसोम आए ये फादर और मदर के भी आ सकते हैं या मदर और फादर के भी आ सकते हैं, करेक्ट। मतलब इसके अंदर जब पेरेंटल के जो क्रोमोसोम है वो प्रोजेनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए के, ये दोनों पेरेंट्स के आ रहे हैं प्रोजेनी के अंदर। फिर उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की। तो इसके अंदर किसी भी तरह के कोई होमोलोगस सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसके अंदर अपन बोलते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के एलिगमेंट रिकॉम्बिनेशन होता है। एलिगमेंट शब्द का मतलब ही ये होता है कोई भी किसी भी तरह का नाजायज, और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की स्पेशल सीक्वेंस है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन की बात की जाती है। ट्रांसपोजिशन जो है इसको इसका डिस्कवर किया था वो बार एमसी क्लिंटॉक ने किया था, एक मेज के अंदर किया था। और ये एक तरह का एक एलिमेंट है। और आगे जाके पढ़ेंगे भाई अपन इसके अंदर इसके सिग्निफिकेंस के अंदर जो ट्रांसपोजिशन क्या है। तो जो ट्रांसपोजिशन है ये एक वेरी गुड एग्जांपल है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का। और जो दूसरा जो अनदर एग्जांपल है वो है एक मेमेलियन क्रोमोसोम, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि कोई भी किसी भी तरह के होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो अपन ने देखा था कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो आइडेंटिकल्स क्रोमोसोम है वो डीएनए के जो सीक्वेंस है वही क्या है ट्रांसफर होते हैं। मतलब फादर और जो मदर के जो क्रोमोसोम है वो एक तरह का प्रोजेनी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो फादर और मदर के भी आ सकते हैं, मदर और फादर के भी आ सकते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात यह आ जाती है कि जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है इसको समझने के लिए जो तीन तरह के मॉडल है वो रखे गए हैं। एक सबसे पहले है एक हॉलीडे मॉडल्स है, करेक्ट। सेकंड जो मॉडल्स है वो मेजर्सर रेडिंग मॉडल्स है। नंबर थर्ड मॉडल्स है वो है एक डबल स्टैंडर्ड ब्रेकर मॉडल्स है। ये तीनों तरह के मॉडल्स है, ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को समझाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बोलते हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने अभी अभी देखा कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के स्पेसिफिक होमोलोगस सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बस इसके अंदर एक रिगार्डेड होता है एक एलिगमेंट रिकॉम्बिनेशन। एलिगमेंट का मतलब ही यही दिया कि कोई भी किसी भी तरह का जो नाजायज रिकॉम्बिनेशन है वो। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसपोजिशन है इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो पीस है डीएनए का जीनोम के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर कोई भी किसी भी तरह के जो डीएनए है उसके अंदर जो मोबाइल सेगमेंट तो होते हैं डीएनए के, उसको अपन ट्रांसपोजोन और एक ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने बोला कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो ट्रांसपोजिशन है इसका डिस्कवर किया था, अभी अभी अपन ने देखा था कि बारबारा एमसी क्लिंटॉक ने इसका डिस्कवर किया था 1950 के अंदर एक मेज के अंदर, एक कॉम कलर के अंदर, एक येलो कलर। और सिग्निफिकेंट की अगर बात की जाए तो इग्नोर फॉर अबाउट 2 डिकेड्स बाय द वर्कर। मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो 10 मलल की अगर बात की जाए तो जो इसके जो कार्य थे, जो जो वर्कर्स थे जिन्होंने जो काम कर रहे थे उन्होंने दशक तक जो ये बारबारा एमसी क्लिंटॉक ने जो वर्क किया इस पे इन्होंने नज़रअंदाज किया कि ये जो काम किया था इस पे। और फिर उसके बाद में दो मोड्स है ट्रांसपोजिशन के, एक के अंदर आरएनए इंटरमीडिएट यूज होता है, दूसरे के अंदर आरएनए इंटरमीडिएट नहीं होता।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कोई भी किसी भी तरह के जो ट्रांसपोजिशन है इसका सिग्निफिकेंट क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दो तरह के इंटरप्रेट एलिमेंट्स होते हैं, एक शॉर्ट इंटरप्रेट एलिमेंट्स और एक लॉन्ग इंटरप्रेट एलिमेंट। शॉर्ट इंटरप्रेट एलिमेंट्स के अंदर बस इतना सा है कि कोई भी किसी भी तरह का जो डीएनए का सीक्वेंस है वो रिपीट होता रहता है लगातार। दोनों के अंदर मैं बोल सकता हूं कि शॉर्ट इंटरप्रेटेड एलिमेंट्स और लॉन्ग इंटरप्रेटेड एलिमेंट्स दोनों के अंदर जो डीएनए का सीक्वेंस है लगातार रिपीट होता रहता है। और जब डीएनए का सीक्वेंस लगातार रिपीट होता रहता है कि शॉर्ट इंटरप्रेटेड एलिमेंट्स के अंदर 5 लाख कॉपीज है वो पर हैप्लॉइड जीनोम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एग्जांपल है एलियो सीक्वेंस। अब लॉन्ग इंटरप्रेटेड एलिमेंट्स के अंदर भी जनरली अपन बोलते हैं कि जो डीएनए के सीक्वेंस है रिपीट होते रहते हैं, बट इसके अंदर 50,000 कॉपीज है ह्यूमन जीनोम की, वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है। और एग्जांपल की बात करूं तो एलियम एलिमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कुछ जो डिजीज हैं जो एक म्यूटेशन के कारण हो जाते हैं। बात ये आ जाती है कि अपन ने ये भी कहा कि कुछ डिजीज है जो म्यूटेशन के कारण हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ट्रांसपोजिशन है वो जीन के अंदर एक इंसर्शन हो जाता है जिसके कारण उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होगा तो डिजीज होगा। थैंक यू।